अच्छा जी, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले कैंसर है। तो सब बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? अगर हमारे लंग्स की इनर लाइनिंग जो है वो एक्सपोज हो, उसे मिलती रहे हर वक्त अनहेल्दी एयर, एयर जो साफ़ नहीं है, उसमें धुआं है या दूसरे पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो जब ये इस तरह की हवा में आप सांस लेंगे तो आपकी लंग्स की जो लाइनिंग है वो हर वक्त एक्सपोज रहेगी इन चीज़ों से। तो इनमें से जो एक सबसे सीरियस बीमारी हो सकती है वो है लंग कैंसर। तो कैंसर या कार्सिनोमा होता क्या है? ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है और पोटेंशियली अनलिमिटेड ग्रोथ दैट एक्सपेंड्स लोकली बाय इन्वेजन एंड सिस्टेमिकली बाय मेटास्टेसिस। ठीक है जी। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी ये पूरी बॉडी में फैल सकता है। अब कैसे लोकली? तो ये ऐसे, यानी उस इलाके पे या उस एरिया में जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पे तो ये इन्वेजन के जरिए, यानी एक सेल में अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो वो साथ वाले सेल पे क्या करेगा? हमला कर देगा, उस पर अटैक करेगा और उसको भी क्या कर देगा? कैंसरियस कर देगा। और सिस्टेमिकली बाय मेटास्टेसिस। और पूरी बॉडी में कैसे फैलेगा? मेटास्टेसिस से, यानी एक पार्ट जहाँ से ये बना है ये पूरी आपकी सर्कुलेशन में चला जाएगा ब्लड की, और उससे फिर ब्लड पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये उसके साथ ट्रैवल करेगा। कैंसर कैन ऑक्लूड रिस्पायरेटरी प्रोसेस, यानी हमारे जो सांस लेने की नालियाँ हैं इनको ये ब्लॉक कर सकते हैं अगर लंग्स के टिश्यू में ट्यूमर वाले को रिप्लेस कर दे ट्यूमर। कि अगर ये कैंसर, ये सेल कैंसर हमेशा क्या होता है? आउट ग्रोथ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। तो वो सेल क्या कर सकते हैं? उस पैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, रास्ते को बंद कर सकते हैं सांस लेने वाले। और ये होता किन लोगों में है? उन यंग एडल्ट्स में जो स्मोकिंग करते हैं, यानी अभी वो जवान है, जवानी में उन्होंने क्या कर दिया? स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और लंग कैंसर उन लोगों में 10 गुना ज़्यादा है जो स्मोक करते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये स्मोकिंग या धुआं वगैरह मौजूद हो, या तंग इलाकों में कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं उन लोगों की निस्बत जो स्मोक नहीं करते। तो उनमें 10 गुना ऐसे लोगों में चांसेस ज़्यादा हैं कि वो लंग कैंसर का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। और अब ये हमारा अंदाज़ा है कि 90% जो है लंग कैंसर किस वजह से होता है? वो सिगरेट पीने की वजह से, स्मोकिंग, तंबाकू नोशी की वजह से होता है। रिसेंट रिसर्चेज ने इंडिकेट किया है कि जो हम तंबाकू का धुआं है उसमें 10 कंपाउंड टार के मौजूद होते हैं। ये जो 10 कंपाउंड है ये काज करते हैं कैंसर। ठीक है जी। देन ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मोस्ट फेमस, जो आपने काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है टीबी। तो टीबी जो फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस, ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है और इसको करने वाला एक ग्रुप ऑफ बल्कि ये जनरली नहीं ना, ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। तो इसको जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक डिजीज़ है जिसमें लंग्स की जो अंदर वाली साइड है वो डैमेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? जिसकी वजह से मुसलसल डैमेज होती क्यों है? इस बैक्टीरिया के अटैक की वजह से। और उस डैमेजिंग की वजह से उनको मुसलसल कफ रहती है, खांसी रहती है, फीवर रहता है, बुखार रहता है। ठीक है। और ज़्यादातर ये पुअर पीपल में इसलिए होता है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया ये गंदे इलाकों में पाया जाता है। पुअर या ऐसे लोग जो अपनी सफाई सुथराई का या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उनमें फिर ये अटैक का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो माल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी और पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से माइकोबैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो बीमारी है ये आप अगर प्रॉपर मेडिकेशन लें तो ये ठीक हो जाएगी। बट ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी ये एक बंदे को अगर है तो उससे दूसरे बंदे को फैल सकती है। तो इसलिए उनसे कॉन्टैक्ट से आपने जी परहेज़ करना है। देन एक और वेल नोन जो डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा जी ये भी एक सीरियस डिसऑर्डर है और इसमें सवेयर पैरोक्सिस्म ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। पैरोक्सिस्म होता है शॉर्ट पीरियड के, एक छोटा सा पीरियड होता है जिसमें सांस लेने में थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलीफ, के उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंदे को आराम आ जाता है। विद रेकरेंस ऑफ अटैक एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल। और इसी तरह ये डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के जो अटैक हैं ये बार बार ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम कम वक्फों से भी होते रहते हैं। ठीक है। और ये तब होते हैं जब बंदे को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो एलर्जी क्या क्या एलर्जिक रिएक्शन ये होता है, किस किस चीज़ से हो सकते हैं? जो पोलन हवा में फैले होते हैं, जो फ्लावर्स के पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स। देन स्पोर्स जो हवा में मौजूद होते हैं, या सर्दी के नतीजे में या हवा में नमी से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ को पोल्यूशन से एलर्जी। तो किसी भी चीज़ से एलर्जी जो हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, अस्थमा का अटैक जो है वो हो सकता है या अस्थमा की बीमारी हो सकती है। ठीक है। जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय स्पैज़मोडिक कंट्रैक्शन। ये कैसे एलर्जी क्या करती है और क्यों अस्थमा होता है? वो होता ये है कि जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी लंग्स के अंदर ट्रैकिया, फिर ब्रोंका, और फिर वो जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं हमने पढ़ा था वो सर्कुलर स्मूथ मसल्स उसमें होते हैं। तो मसल्स होते हैं, मसल्स क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये जो एलर्जेंस हैं ये जाके उनकी कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, यानी उन ब्रोंक्यूल्स को कर देते हैं बंद। जब वो ब्रोंक्यूल्स हो जाती हैं बंद तो सांस लेने में क्या होती है,
डिफ़िकल्टी होती है। तो ये ब्रोंक्यूल्स बंद क्यों हुई हैं? वो ब्रोंक्यूल्स इन पोलन स्पोर्स और कोल्ड के रिएक्शन के नतीजे में हुई हैं। होता क्या है कि ये जो जाके अस्थमा की वजह से क्या होता है, केमिकल रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन इस ब्रोंक्यूल को कर देता है तंग और फिर जो है वो सांस लेने में मसला होता है। अब हिस्टामीन क्यों प्रोड्यूस हुआ? इन जो एजेंट्स हैं इन्होंने हिस्टामीन को प्रोड्यूस किया क्योंकि इस बंदे को एलर्जी होती है इन चीज़ों से, तो इनके कॉन्टैक्ट में जब भी आएगा तो हिस्टामीन प्रोड्यूस होगा और उसकी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो तंग होने लग जाएंगी और उसे सांस लेने में मसला होगा। लास्ट है जी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्व्यूलाई जो मेन हमारा फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसमें क्या उसकी हो गई है ब्रेक डाउन। तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एल्व्यूलाई की वॉल्स जो हैं वो पतली हो जाती हैं ना, पतली हो जाती हैं दीवारें। तो वो अगर खांसी, कोई भी इरिटेंट आया और उसकी वजह से खांसी हुई, तो वो जो एल्विलाई वो फट जाएंगी क्योंकि उनकी दीवारें क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं, ठीक है। तो इन द रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट कफिंग द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द लंग इज जनरली रिड्यूस्ड। अब मुसलसल वो खांसता रहेगा, उतने एल्विलाई टूटते जाएंगे, जितने एल्विलाई टूटते जाएंगे उतने सांस लेने के लिए जो वो देखें, एल्विलाई ही तो मेन है जिसने क्या करना है, गैसेस एक्सचेंज कराना है, जिसने आपको ऑक्सीजन देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। तो अगर वही उनका नंबर ही कम हो गया है तो उस पर्सन को क्या होगा, कैन नॉट ऑक्सीजनेटेड हिज ब्लड प्रॉपरली, वो अपने खून को सही से उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं करा पाएगा और इस वजह से उसे क्या होगा, वो ब्रेथलेस हो जाएगा, उसे सांस नहीं आएगी और वो थक जाएगा, ठीक है। और emphysema produces increased airway resistance because the bronchioles are obstructed as a result of inflammation and because damaged bronchioles collapse during expiration, trapping air within the alveolar sac। अब देखो, एक काम तो ये हुआ कि एल्विलाई ही टूट गए, ब्रेक हो गए। दूसरा, जो एम्फाइसीमा ने क्या किया, जो ब्रोंक्यूल्स आ रही थी एल्विलाई तक, ठीक है, वो जो ब्रोंक्यूल्स आ रही थी क्योंकि उनको भी जोर लगाना पड़ रहा है बार बार, एक तो वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये डैमेज है और ये यहाँ से क्या हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। अब ये अगर ये यहाँ से टूट गई तो पीछे जो एयर इसके अंदर रह गई थी, अब वो एयर सैक के अंदर, ट्रैपिंग एयर विद इन द एल्वुलर सैक, इस एयर सैक के अंदर ही क्या रह जाएगी, ट्रैप रह जाएगी, क्योंकि उसका कनेक्शन बाहर एम्फाइसीमा से भी, उससे सॉरी ब्रोंक्यूल से भी क्या हो गया, टूट गया। तो एम्फाइसीमा में दो काम हो रहे हैं, एक तो एल्विलाई टूट रही है, दूसरी ब्रोंक्यूल्स भी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपरली जो सांस है वो बंदा नहीं ले सकता। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का रोल पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे मेन तो एक पिगमेंट जो एनिमल्स में, वैसे तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट जो है ना प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ठीक है, जो अक्सर एनिमल्स में मौजूद होगा, मैन में भी, हमारे अंदर भी। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, अगर हीमोग्लोबिन की मौजूदगी का यानी ब्लड को क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से खून की ऑक्सीजन को कैरी करने की जो सलाहियत है वो 75 गुना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन हीमोग्लोबिन की हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स हैं और सेंटर में एक हीम ग्रुप होता है। तो इसी तरह से मिलता जुलता एक सब्सटेंस है मायोग्लोबिन। ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ही एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और ये भी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। ये होती है हमारे मसल्स में, इसलिए आप इसे मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसका अब ये क्या काम है कि ये ब्लड, ये इंटरमीडिएट है कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल। यानी ये आपका मसल है जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ ऑक्सीजन को यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपका ब्लड है जिधर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आ रही है। तो यहाँ पे जी मायोग्लोबिन है जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेगी और मसल को दे देगी, यानी ये एक इंटरमीडिएट है, ये दरमियान में एक स्पोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से लेके उस मसल में वहाँ पे जहाँ पे एरोबिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये ऑक्सीजन को अपने साथ स्टोर भी कर सकती है। हीमोग्लोबिन में हमने कहा था कि 4 चेन्स होती हैं, लेकिन मायोग्लोबिन में अगर आप देखें तो जस्ट क्या होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और साथ एक आयरन रिंग लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अपने साथ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन एक वक्त में 4 ऑक्सीजन एटम्स को एक साथ कैरी कर लेती है। लेकिन फिर भी इसको पकड़ के रखने की सलाहियत, यानी ऑक्सीजन को पकड़ के रखने की एफिनिटी जो है वो मायोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। देन आगे जी ये यहाँ पे डाइविंग रिफ्लेक्स के एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि सिटेशियंस, जैसे ये डॉल्फिन वगैरह होती हैं जो पानी में काफ़ी 2-2 घंटे तक अंदर चली जाती हैं और ऊपर हवा में आती ही नहीं है। तो इनमें जी
तो इनमें जी काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो इस कमल में, यानी इनको 2-2 3-3 घंटे पानी के नीचे बगैर ऊपर सांस लिए, यानी बाहर आके सांस भी नहीं ले रहे, तो इसमें हेल्प करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे जो डाइविंग मैमल्स होते हैं जो इतनी देर तक पानी में गोता लगा के रहते हैं, तो उनमें उनकी बॉडी वेट से दुगना जो ब्लड है वो मौजूद होता है, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म की निस्बत जो गोते नहीं लगाते, यानी बॉडी वेट से भी डबल इनमें ब्लड है। और इनके पास मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है इनके मसल्स में, ताकि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकें। इसके अलावा जैसे ही ये डाइव करते हैं, जैसे ये गोता लगाते हैं, तो एक डाइविंग रिफ्लेक्स होती है, ठीक है, जो इनकी बॉडी में एक्टिव हो जाती है। ये डाइविंग रिफ्लेक्स में अब क्या क्या काम होता है, ये सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका हार्ट बीट जो है, इनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है, इतनी स्लो कि नॉर्मल से 1/10, यानी नॉर्मल अगर ये 10 टाइम्स करते हैं तो उस टाइम ये जस्ट एक दफ़ा इसमें हार्ट बीट होगी। कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कम कर दी जाती है, एनर्जी जो है उसको भी कम कर दिया जाता है यूज़ करना, ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी को नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ उन ऑर्गन्स को दिया जाता है जिनको देना अशद ज़रूरी है, ब्रेन को और हार्ट को, जो कि लीस्ट विथस्टैंड एनोक्सिया, जो ऑक्सीजन की कमी को बहुत कम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी हार्ट और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। स्किन, मसल्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत कम ब्लड मिलता है। जब एक ऑर्गेनिज्म जो है सबमर्ज रहता है तो इन चीज़ों को ऑक्सीजन की कम ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मसल्स जो हैं वो भी एरोबिक से एनारोबिक रिस्पिरेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इससे कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। देन लंग कैपेसिटी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें कि हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कितनी सलाहियत है कि वो ब्लड को एयर को अपने अंदर स्टोर करें। तो नॉर्मली जो लंग्स हैं उसको जब पूरे फूले हुए हों तो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर जो हवा है ना उसको अपने अंदर रख सकते हैं। जब हम रेस्ट पे होते हैं या हम सो रहे होते हैं, यानी हम कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं कर रहे, तो ½ लीटर जो है ना, यानी रेस्ट पे ये देखिए 0.5 लीटर जो एयर है वो हमारे अंदर मौजूद होती है। द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड लंग्स एंड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो तब वो 3.5 है, जब नॉर्मली है तो वो 0.5 या ½ लीटर है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हर वक्त हमारे लंग्स के अंदर जो है वो 1.5 लीटर ऑक्सीजन एयर रहती ही है जो उससे बाहर नहीं जाती, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि टोटल हमारे लंग्स में 5 लीटर हवा रह सकती है। नॉर्मली अगर जब हम सांस ले रहे हैं तो हम 0.5 लीटर एयर बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, और जब वर्जिश कर रहे हैं तो 3.5 लीटर। इसका मतलब है जो पीछे 1.5 लीटर है वो हर सूरत में क्या रहेगी, हमारे लंग्स के कभी भी बाहर नहीं आएगी। दैन जी नॉर्मली अगर हम आराम से बैठे हैं तो हम 50 से 1 मिनट के अंदर 15 से 20 दफ़ा जो है वो सांस लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान हम 30 टाइम्स 1 मिनट में जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ड्यूरिंग एक्सरसाइज अलाउज मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन ब्लड एंड सप्लाई टू बी एक्टिव मसल के। ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं, और इस मूवमेंट के दौरान हमारे ब्लड में को ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इसलिए ब्रीदिंग का रेट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह हमारे मसल्स में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसको बॉडी से ज़्यादा बाहर भेजना पड़ता है, इसलिए ब्रीदिंग का रेट भी ज़्यादा हो जाता है और जल्दी जल्दी हम सांस लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनहेल्ड और एक्सहेल्ड यानी वो हवा जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और फिर हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उनमें उनकी कंपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं कि जो एयर हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, तो बाकी जो बाहर आती है उसमें 16% होती है, यानी 5% ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी ले लेती है एयर से। देन 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक्सेल जो करती है वो 4% होती है। वाटर वेपर्स जो है वो कम होते हैं, वेरिएबल कम ज़्यादा हो सकते हैं बाहर की एयर में, लेकिन जब हमारी बॉडी से बाहर आती है तो वो हवा जो है वो सैचुरेटेड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। और नाइट्रोजन क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो 79 ही जाती है और 79 ही बाहर आ जाती है बॉडी से, ठीक है जी। ये हमारा चैप्टर नंबर जो 13 है वो यहाँ पे हो गया है कंप्लीट।